आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए चुने गए 112 शख्सियतों में से 56 लोगों को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया। राजस्थान के जगदीश पारिक को भी कृषि में पद्मश्री मिला। ये ऑर्गेनिक खेती वाले चाचा हैं, ये कृषि के वैज्ञानिक हैं, ये पद्मश्री वाले पारीक हैं। खेती करो तो पारीक जैसी, मेहनत करो तो जगदीश वाली, मेहनत का फल मिले तो ऐसा, खेती में कर दिखाया कमाल, साधारण किसान से बने कृषि वैज्ञानिक। जब इतनी सारी खूबियां हों तो सम्मान तो बनता है, और यह सम्मान उसी मेहनत का है। यह सम्मान है नई सोच का, यह सम्मान है नई क्रांति का, यह सम्मान है उनका जिन्होंने कृषि में नई क्रांतिकारी सोच से एक अलग पहचान बनाई है। जी हां, ये हैं राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले जगदीश प्रसाद पारीक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जगदीश पारीक को कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। इस मौके पर 55 और प्रतिष्ठित लोगों को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इधर प्रगतिशील किसान जगदीश पारीक को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, और उधर पद्मश्री पारीक बनते ही उनके गांव में जश्न का माहौल बन गया। जगदीश पारीक को यह अवार्ड जैविक खेती में उनके नवाचार के लिए प्रदान किया गया है। 70 साल के जगदीश प्रसाद पारीक सीकर के रहने वाले हैं। 1970 से पारीक जैविक खेती को बढ़ावा देते आ रहे हैं, किसानों को खेती के नए नए तरीके मुहैया करा रहे हैं, जिससे उनकी फसलों की पैदावार और ज्यादा अच्छी होती है। पारीक ने गोभी के फूल की बड़ी साइज समेत कई प्रकार की सब्जियों में भी नवाचार किए हैं। खेती और किसानी में उनके प्रयोगों को राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सम्मानित कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पारीक ने जैविक खेती में कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं, जिनमें 8 किलो से लेकर 25 किलो वजनी गोभी, 12 किलो की पत्ता गोभी, 86 किलो का कद्दू, 3 किलो से लेकर 5 किलो तक बैंगन, इसके अलावा घिया, तोरई, गाजर, मिर्ची और प्याज में कमाल कर दिखाया है। जैविक खेती के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज है। जाहिर है, कृषि में ऐसी क्रांति वाली सोच हो, जिस सोच से लाखों करोड़ों किसानों को फायदा हो रहा है, तो ऐसी सोच को सम्मान तो बनता ही है, क्योंकि एक क्रांतिकारी सोच पूरे समाज को बदल सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के चारदीवारी इलाके में घाटगेट बाजार के एक खाली पड़े प्लॉट में अचानक आग लग गई। आसपास घनी आबादी इलाका होने से इलाके में सनसनी फैल गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन चारदीवारी में सकड़ी गलियां होने की वजह से फायर ब्रिगेड को बुझाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गनीमत ये रही कि अग्निशमक यंत्रों के इस्तेमाल से मौके पर आग को आसपास फैलने से पहले ही हालात काबू में कर लिए। अगर आग आसपास के मकानों में पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। खान के वकील साहब हैं, उन्होंने सूचना देते ही घाटगेट से हम तुरंत गाड़ी लिया है। गाड़ी लाकर खाली प्लाट के अंदर जो भी कचरा था उसमें आग लगी हुई थी, इसमें ज़्यादा कोई नुकसान हुआ नहीं। हमने कचरे की आग को पूर्ण रूप से समय रहते काबू पा लिया। अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम तब्बू और सोनाली बेंद्रे की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट ने इन सभी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दरअसल कांकाणी हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान के साथ सभी 6 अभियुक्त थे, जिन्हें संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया था, जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय में वन विभाग ने अपील दायर की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह में जवाब तलब किया है।
तो उसकी कारावास की सजा दी गई थी तथा अन्य अभियुक्त सैफ अली, सोनाली, नीलम, तब्बू व दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध वन विभाग के द्वारा अपील पेश की गई थी, जिनको दोष मुक्त किया गया, जिस पर आज माननीय न्यायाधिपति मनोज कुमार की गर्ग की अदालत में सुनवाई हुई। पूर्व में कार्यालय द्वारा ये नोट किया गया था कि ये जो अपील पेश की गई है वह मियाद के अंदर पेश नहीं की गई, लिमिटेशन में नहीं की गई, जिसका आज ऑब्जेक्शन का जवाब दिया गया। तत्पश्चात माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायाधिपति श्री मनोज कुमार की गर्ग के द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। इन अभियुक्तों को नोटिस जारी किए गए हैं जिसके अंतर्गत 8 सप्ताह का समय दिया गया है तथा ये नोटिस तामील होने के बाद में इस प्रकरण में पुनः सुनवाई होगी। जिनको बरी किया गया उन पर पुनः सुनवाई करके इसके ऊपर निर्णय दिया जाएगा। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। सरकार जब सत्ता में आती है तो जनता से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा करती है। समय समय पर कार्रवाई होती भी है, लेकिन सिस्टम में सुधार नहीं होता। रेड के बाद फिर भी करप्शन में किसी प्रकार की कमी नहीं देखी जाती। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा कार्रवाई की बात की जाए तो सबसे अधिक प्रदेश में अगर कोई भ्रष्ट विभाग है तो वह है राजस्थान पुलिस। पिछले 3 साल में एसीबी की कार्रवाई में सबसे अधिक ट्रैप पुलिस कर्मियों के हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। न कोई डर न कोई लाज, खाकी पर फिर उठा सवाल। खुलासा हो सकता है। आप देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है वो खंगाले जा रहे हैं, साथ ही ये जो है ये राशि है जो एसीबी ने जो है यहाँ पर ट्रेप की है। आदत ऐसी जो जाती नहीं, करप्शन में सबसे आगे पुलिस। हमारा जो कार्य है वो हम कर रहे हैं और बाकी किसी और के कार्य पे टिप्पणी करना मेरा कार्य नहीं। कैश करप्शन का कॉकटेल, जिस खाकी पर क्राइम पर शिकंजा कसने की जिम्मेदारी है, जिस वर्दी पर करप्शन रोकने का जिम्मा है, जिस महकमे पर जनता की सुरक्षा का दारोमदार है, उस खाकी पर फिर सवाल उठ रहे हैं। सवाल भी ऐसे जो प्रदेश के लिए परेशानी का सबब है। खुलासा हो सकता है। आप देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है वो खंगाले जा रहे हैं। जिस महकमे को क्राइम को लेकर मुस्तैद होना चाहिए, वो महकमा तो करप्शन के मामले में सबसे आगे है। जी हां, घूसखोरी को लेकर एसीबी का खुलासा देश और समाज को परेशान कर रहा है। एसीबी का चौंकाने वाला खुलासा, राजस्थान पुलिस है सबसे भ्रष्ट। रिश्वतखोर पुलिस वालों के आंकड़े से एसीबी के अधिकारी खुद हैरान हैं। 2018 के नवंबर तक के आंकड़ों पर गौर करें तो एसीबी की कार्रवाई में सबसे अधिक पुलिस वाले ही ट्रैप हुए हैं। पिछले साल नवंबर तक राजस्व के 37, बिजली विभाग के 24, शिक्षा विभाग के 19, यूडीएच विभाग के 16 घूसखोर रंगे हाथ दबोचे गए, जबकि 57 पुलिस वाले घूस लेते हुए एसीबी के हत्थे चढ़े। यकीनन चौंकाने वाले हैं ये आंकड़े, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि एसीबी की कार्रवाई भी घूसखोर पुलिस वालों पर शिकंजा नहीं कस पा रही। गुनहगारों से कैश लेने की ऐसी गलत आदत है जो जाती नहीं। मौका मिलते ही वो फिर लोगों से घूस लेना शुरू कर देते हैं। घूस लेकर दोषी को फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। लिहाजा रिश्वतखोर पुलिस वालों की संपत्ति जब्त करने की मांग बढ़ने लगी है, ताकि जनता की नजर में वर्दी वालों को लेकर रिश्वतखोरी का नहीं बल्कि असल मायनों में रहनुमाई का नजरिया बन सके। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। और खबर बीकानेर जिले से, यहां के पुगल एसडीएम पर जमीनों के फर्जी आवंटन और नियमन की शिकायत मिलने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के साथ साथ जिला कलेक्टर ने भी जांच कर शिकंजा कसा है। बीकानेर कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि पुगल उपखंड में बीते कुछ सालों में आवंटित जमीनों की फाइलें जांच के घेरे में हैं और आवंटन से संबंधित अग्रिम कार्यवाही जांच पूरी होने तक रोक दी गई है। कलेक्टर ने बताया कि उनके पास कई लोगों और जनप्रतिनिधियों ने जमीन आवंटन में अनियमितताओं की शिकायत की थी। संबंधित जो पुगल में तहसील में जमीन आवंटन काफ़ी हुए हैं पिछले दिनों में, जिसमें विभिन्न तरह की शिकायत थी कि नियमों को फॉलो नहीं किया गया है, प्रायोरिटी को फॉलो नहीं किया गया है। तो उसके संदर्भ में हमने एक टीम गठित की है जो एक एक फाइल की जाके जांच कर रही है और अग्रिम जांच तक हमने उन पर रोक भी लगा दी है, ताकि कोई जितनी गड़बड़ियाँ हुई है वो सामने आए, पकड़ में आए और जो भी उसके लिए उत्तरदायी है उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। क्या आप मोर की आवाज निकाल सकते हैं? क्या आप गाय की आवाज निकाल सकते हैं? नहीं ना, लेकिन हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे हुनरबाज से जो तरह तरह की आवाज निकाल सकते हैं। अद्भुत
अकल्पनीय, अविश्वसनीय। ये तो महज बानगी भर है। अभी तो इन साहब का हुनर और सुनना बाकी है। कहने को इंसान है, लेकिन अलग अलग तरह की आवाज निकालने में महारत हासिल है। टैलेंट ऐसा कि जो सुन ले बस वो यही कहता है, वाह क्या बात है। इंसान एक लेकिन आवाज अनेक। इस अनेक आवाज का एक नाम है कृष्णलाल गुर्जर। पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, लेकिन इनकी आवाज का टैलेंट किसी को भी अपना दीवाना बना दे। बस एक एक कर इनके हुनर को सुनते जाइए। सबसे पहले कुत्ते की अलग अलग तरह की आवाज को सुनिए। और एक आवाज है जैसे रात को रोता कुत्ता कोई। और एक तीसरी आवाज है जैसे वो लड़ाई करते ना कुत्ता आपने सामने। और घर के कुत्ते की अलग आवाज आती है, कोई दरवाजा खड़खड़ाता है तो वो अलग भौंकता है। अब जरा इस आवाज को भी सुनिए। जैसे गाय बोलती है। क्या रोते बच्चे की आवाज। क्या मोर की आवाज। हुनर वाकई लाजवाब है, लेकिन अभी तक इस हुनर को वो मंच नहीं मिला जहां इस हुनरबाज को हर कोई सलाम करे और कोई कहे हुनर हो तो कृष्णलाल जैसा। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक दाधीच की रिपोर्ट। झीलों की नगरी उदयपुर को अब एक और नई पहचान मिलने वाली है। क्या है वो पहचान, देखिए इस रिपोर्ट में। झीलों की नगरी में लगेंगे 4 चांद। उदयपुर अब ऑफ वाइट हो जाएगा। लेक सिटी को मिलेगी नई पहचान। सफेद रंग से रंगी जा रही शहर की इमारतें। उदयपुर अब और स्मार्ट बनेगा। झीलों के शहर के नाम से मशहूर उदयपुर की खूबसूरती में अब 4 चांद लगने वाले हैं। उदयपुर को एक नई पहचान मिलने वाली है। जो उदयपुर अब तक रंग बिरंगा नजर आता है, आने वाले दिनों में उस उदयपुर की शक्लो सूरत कुछ अलग नजर आएगी। इस शहर की हर इमारत ऑफ वाइट हो जाएगी और पूरा शहर ऑफ वाइट हो जाएगा। यानी लेक सिटी अब और ज्यादा स्मार्ट बनने जा रहा है। जी हां, नगर निगम ने एक नई पहल की है। पिंक सिटी जयपुर की तर्ज पर झीलों के शहर को सफेद रंग से रंगा जाएगा। जितने शहर के अंदर भवन बने हुए हैं उनका कोई एक रंग की एक रूपता होनी चाहिए, क्योंकि पिंक सिटी गुलाबी नगरी है, ऐसे ही जोधपुर ने अपना रंग तय किया ब्लू, तो अपन ने भी यहाँ ऑफ वाइट। और उसका कारण यही रहा कि जो अपना सिटी पैलेस है उसका कलर ऑफ वाइट है। इसके तहत प्रथम चरण में विश्व प्रसिद्ध जगदीश मंदिर के बाहर स्थित पुलिस चौकी, सिटी पैलेस और गणगौर घाट के आसपास की हवेलियां और घरों पर सफेद कलर से रंग रोगन किया जा रहा है। और कुछ मंदिर इनको पहले फेज में लिया है। पहले नगर निगम के समय हमने विरासत की दृष्टि से जगत शिरोमणि मंदिर है, कंवरपदा स्कूल है, नानी गली स्कूल है, आयुर्वेदिक अस्पताल मोती चोट्टा है, इन पर विरासत की दृष्टि से काम किया था कि उनकी पुरानी जो
कारीगरी है उनको फिर से उजागर करके सामने लाया जाए। सफेद रंग से रंगाई होने के बाद कई हवेलियों और घरों की खूबसूरती में निखार भी आया है। इतना ही नहीं, जितने भी कॉमर्शियल स्थल हैं उनके साइन बोर्ड्स भी सफेद रंग में रंगे जाएंगे। इन सब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के जो साइन बोर्ड्स हैं वह भी एक रूपता लिए हों और उसमें यह तय किया कि बेस उनका वाइट रहेगा और उस पर ब्लू कलर से अपन अक्षर लिखेंगे, साइज सबकी एक रहेगी और लगाने की दृष्टि से भी सबको एक लाइन में लगाएंगे तो एक अच्छा दृश्य दिखेगा। स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे इस अनूठे प्रयोग से लेक सिटी को अब व्हाइट सिटी के रूप में नई पहचान मिलेगी और यहां आने वाले सैलानियों को भी एक अलग अनुभूति होगी। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। शरीर से लाचार होने के बावजूद पैरा खिलाड़ियों की सफलता खेल के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण को साबित करती है। सोचिए कि दिव्यांग होने का दर्द लिए भी वो किस कदर मेहनत करते होंगे कि सभी बाधाओं को पार कर मेडल जीतते हैं, लेकिन फिर भी समय पर प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाती। ऐसे में भला कैसे कायम रहेगा हौसला? ये हौसलों की उड़ान है। खुद को जिंदगी की दौड़ में आगे रखने का जुनून है ये। शरीर से लाचार भले हैं, लेकिन दो हाथ को तैयार हैं। पैरा खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों की बेहतरीन सफलता ने नई पीढ़ी को भी प्रेरित किया है। चाहे वो देवेंद्र झाझड़िया हो या हो जगसीर या फिर संदीप और सुंदर, इनकी सफलता ने कई पैरा खिलाड़ियों को नई ताकत दी है। तभी तो जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय पैरा गेम्स में प्रदेश के 33 जिले के 570 खिलाड़ियों ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि दमदार प्रदर्शन कर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। पैरा खिलाड़ियों में किस कदर जोश है उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हर जिले में 50 से ज्यादा खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान तो इस क्षेत्र में कार्य कर ही रही है। कई एकेडमीज हैं कि जैसे हमारे द्रोणाचार्य अवार्डियर आर.डी. सिंह जी, उन्होंने अपने हनुमानगढ़ में अपनी एक एकेडमी खोल रखी है जिसमें ये पैरा के प्लेयर को, जिनमें कि कुछ उनको अच्छा लगता है कि ये लोग मेडल प्रोस्पेक्टिव हैं, उनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। कुछ बग्गड़ में भी हमारे बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। एसएम स्टेडियम में भी आपको शाम को आके देखिए काफ़ी पैरा प्लेयर हमारे ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों का उत्साह तब ठंडा पड़ जाता है जब इन्हें प्रोत्साहन राशि के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। इस बार भी स्टेट गेम्स के 204 इवेंट्स में मेडल जीतने वाले करीब 250 से ज्यादा खिलाड़ियों को कब प्रोत्साहन राशि मिल पाएगी, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। अभी 2016 में पहले जयपुर में गेम्स हुए स्टेट लेवल के, उसके बाद में उदयपुर में हुए। अभी 2 साल हो गए, हर साल होते हैं ये। और उनकी राशि जो प्रोत्साहन राशि एक तो है कम है, और वो कम है लेकिन वो समय पे भी नहीं मिलती। अभी 2 साल की अभी तक हमको राशि नहीं मिली। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने पर 1 लाख, सिल्वर मेडल जीतने पर 60,000 और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लेकिन यहाँ तो खिलाड़ियों के हिस्से में आता है तो सिर्फ इंतजार। देखिए, जब भी गेम होते हैं तब बताया जाता है कि गोल्ड मेडल का 1 लाख रुपए मिलेगा और सिल्वर का 70,000 और कांस्य पदक का जो है वो 50,000 के समथिंग, 30,000 के समथिंग मिलेगा। तो सरकार का एक प्रोसेस होना चाहिए कि इनको तुरंत प्रभाव से ये देना चाहिए, क्योंकि यहाँ उदयपुर में भी अभी तक कोई राशि नहीं आई है और घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हम सामान भी नहीं खरीद सकते। नतीजा, खिलाड़ियों को आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है। कहने को तो सरकार पुरस्कार राशि के साथ ही प्रैक्टिस के लिए भी
प्रोत्साहन राशि देने की बात करती है, लेकिन जब इस पर अमल की बात आती है तो पिलाई जाती है आश्वासन की गुट्टी। ये बात है, इस पे कॉग्निजेंस पहले ही हमारे जो माननीय मंत्री, खेल मंत्री जी हैं श्री अशोक चांदना जी, उन्होंने पहले ही ये कॉग्निजेंस पिछली मीटिंग में ले लिया था जब सभी खिलाड़ियों की मीटिंग हुई थी, और उसमें ये कहा था कि कुछ इस तरह के प्रस्ताव तैयार करा के राज्य सरकार को भेजेंगे कि जीतने के बाद इनाम मिले, वो तो अच्छी बात है, पर जीतने के लिए तैयारी के लिए भी कुछ राशि इनको दी जाए। पैरा खिलाड़ियों के मामले में खेल विभाग की उदासीनता पर अदालतें भी फटकार लगा चुकी हैं, लेकिन बजट का बहाना कर प्रोत्साहन राशि अटका दी जाती है। लिहाजा सभी बाधाओं को पार कर विजेता बनने का हौसला व्यवस्था के आगे दम तोड़ देता है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेश दादिश की रिपोर्ट। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए